आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूनेट या फिर छोटे बच्चे जो रहते हैं, इन्फेंट जो रहते हैं 1 साल के नीचे, उनको कैनुला कैसे लगाना है। तो क्या प्रॉब्लम आती है कैनुला लगाने में? सबसे पहले तो वेन दिखती नहीं, हाथ उनके थोड़े से चबी रहते हैं, तो जो वेन हमारी सबक्यूटेनियस इसमें अच्छे से दिख जाती है, उनके इसमें दिखती नहीं है। दूसरा, बच्चे हाथ बहुत हिलाते हैं, है ना, हाथ हिलाते हैं तो आउट कर देते हैं। तीसरा, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, आप डालो तो जल्दी आउट हो जाती है ना। कैलिबर बहुत छोटा रहता है, अडल्ट की मोटे मोटे वेन है, आसानी से डाल सकते हैं। न्यूबॉर्न के वेन्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, स्किन बहुत पतली होती है और जल्दी आउट हो जाती है। अगर आउट हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी न्यूबॉर्न में ज्यादा है ना। अडल्ट का हुआ तो वो बता देगा कि आउट है करके। फिर कौन से साइज का कैनुला लगा सकते हैं? मोस्टली हम लगाते हैं ये 24 नंबर का येलो कलर का जो कैनुला है वो लगाते हैं, या फिर ये 26 नंबर का पर्पल कैनुला आता है, या फिर एक ब्लू कलर का जो कैनुला आता है 22 नंबर का, है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड कि बच्चे का वेन का साइज क्या है, आपको कैनुला सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि प्रीमेच्योर बेबी है तो आपको यही कैनुला लगाना है। अगर प्रीमेच्योर बेबीज के वेन अगर प्रोमिनेंट है, बच्चा अगर 1 किलो का भी है लेकिन वेन अच्छे प्रोमिनेंट है, तो आपने ये कैनुला लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 24 नंबर का कैनुला लगा सकते हैं, है ना। तो कैनुला लगाने के बाद में कहाँ लगाएंगे कैनुला, कौन से साइड्स है? तो जैसे अगर ये बेबी में हम देखें तो ये डॉर्सम ऑफ हैंड पे यहाँ पे एक वेन होती है ना, एक यहाँ पे भी वेन होती है किसी बच्चे में। दूसरा, ये स्नफ बॉक्स जो बोलते हैं या फिर एनेस्थेटिक्स वेन जो बोलते हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाने का फायदा क्या है कि ये ज्यादा चलता है, यहाँ पे मोटी वेन रहती है, इससे आपको ज्यादा चलता है। एक यहाँ पे भी एक वेन रहती है, अगर किसी पेशेंट को बाहर से अगर वो आईवी लेके भी आया है, अगर काफी उसके पंक्चर हो चुके हैं, तो भी मोस्टली ये वेन अवेलेबल रहती है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ की वेन को। फिर ये सिफेलिक वेन जो काफी प्रोमिनेंट होती है, और ये बेसिलिक वेन, और ये एंटीक्यूबेटल वेन। ये वेन यहाँ पे मिलते हैं, 1 2 3 वेन यहाँ पे मोस्टली रहते हैं। बहुत बार ये दिखती नहीं है, तो जब आप वेन को प्रोमिनेंट करते हैं तो उसको फील करके आप इसको डाल सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत से बच्चों में वो फील भी नहीं होती। अब इसका रिस्क क्या है? ये वेन डालते वक्त आपको ये याद रखना है कि इसके पास में आर्टरी है ना। अगर आपने डालते वक्त गलती से आर्टरी में डाल दिया तो आर्टरी पंक्चर हो जाएगी। पता कैसे चलेगा आर्टरी पंक्चर होगी करके? फ्लो बहुत ज्यादा आएगा और ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आगे के लिम्ब का सर्कुलेशन थोड़ा सा आपको कम दिखे, है ना, डस्की दिखे, तो तुरंत उसको रिपोर्ट करना है ना। और जहां तक हो सके ये वे उनको जो बहुत ट्रेन है उन्होंने ही ट्राई करना चाहिए। जो नए लोग हैं उन्होंने यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी रेडियल आर्टरी होती है, तो यहाँ का कैनुला अगर आपको डाउटफुल है तो रखना नहीं है ना। अगर कैनुला आउट होके यहाँ पे कहीं पे आ गया, यहाँ पे ईडिमा आ गया, या फिर कोई मेडिसिन एक्स्ट्रावर्सेस हो गया, तो आर्टरी को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे आर्टरी रहती है, तो इसलिए ये वेन को भी जब क्लियर कट कैनुला लगा हो, है ना, और उसमें कोई डाउट ना हो, बैक फ्लो अच्छा हो, हमको कोई डाउट नहीं है कि वेन में ही है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर वेन में अगर डाउट है कि आउट हो गया है तो उसको यूज नहीं करना है, तुरंत निकाल देना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी काफी वेन्स होते हैं ये पोर्शन में, रिस्ट के पास अंदर से। यहाँ पे जहां तक हो सके कैनुला नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्व्स जाती है, मीडियन नर्व होती है, फिर यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, जो हमारे फिंगर्स के मसल्स है उसके टेंडोन्स होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आपको कैनुला नहीं डालना है जहां तक हो सके। हाँ, अगर डायहार्ड सिचुएशन है, पेशेंट शॉक में आया है और कोई वेन नहीं मिल रही है, इमीडिएटली फ्लूइड लगाना है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया में और कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो टाइम बीइंग के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है कहीं और पे कैनुला डाल के इसको निकालना है, ठीक है। यहां से सैंपल भी जहां तक हो सके ब्लाइंडली नहीं निकालना है। अगर आपको वेन दिख रही है और आप अच्छे से निकाल सकते हो तो ही यहाँ के वेन का सैंपलिंग के लिए यूज करना है, अदरवाइज यहाँ से प्रिक अवॉइड करना है, ठीक है। तो कुछ वेन्स यहाँ पे भी दिखते हैं, कुछ ये पोर्शन में भी होते हैं। जब कैनुला लगाना मुश्किल हो, यहाँ के सारे प्रिक हो चुके हो, तो यहाँ पे भी एक वेन कंसिस्टेंटली रहती है। तो जो रेगुलरली कैनुला डालते हैं उनको पता है कि यहाँ पे भी एक वेन रहती है और यहाँ पर भी कुछ वेन्स मिलती है ना। तो वो अगर प्रोमिनेंट हो रही है, दिख रही है, तो ही अटेम्प्ट करना है। या तो फिर जो बेस्ट पर्सन है जिसके कैनुले अच्छे से लग जाते हैं
उसको बुलाना है, क्योंकि ऐसे इसमें वो प्रेशियस हो जाती है वेन। दूसरा, बहुत से इसमें ये वेन और ये वेन हम प्रिजर्व करते हैं पीआईसीसी लाइन के लिए। तो अगर आगे चल के बच्चों को पीआईसीसी लाइन लगने वाली है तो इसको प्रिक नहीं करना है, इसको प्रिजर्व करना है। पैर में भी जैसे हम जानते हैं कि ये ग्रेटर सैफनस वेन तो होती है, यहाँ पे भी ग्रेटर सैफनस ये एल्बो ये नी के पास में आती है, तो यही वेन यहाँ से ऐसे कंटिन्यूएशन आती है। तो आप इसको यहाँ पे भी प्रिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिक कर सकते हैं कैनुला के लिए। लेकिन अगर पीआईसीसी प्लान है तो इनको प्रिक नहीं करना है। एक यहाँ पर भी डॉर्सम ऑफ फीट पे वेन आपको मिल जाएगी, इसी का कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे भी लिख सकती है, या फिर ये दो वेन भी डॉर्सम ऑफ फीट पे यहाँ पे दो जगह पे मिल सकती है ना। तो ये वेन को देख के आप प्रोमिनेंट करके इसमें कैनुलेट कर सकते हैं। बहुत रेयरली अगर किसी पेशेंट शॉक में है और उसको वेन मिल ही नहीं रही है, लेकिन कैसे भी करके बचाने के लिए आईवी फ्लूइड देना जरूरी है, तो स्काल्प शेव करके आप स्काल्प में भी कैनुला डाल सकते हैं, है ना। तो स्काल्प शेव करके जो डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में डालेंगे, टूवर्ड्स हार्ट, ऐसा कैनुला कभी नहीं डालना है, आपको ऐसा कैनुला डालना है ना, इस डायरेक्शन में, ताकि उसका फ्लो हार्ट की तरफ हो। और उसके पल्सेशन देखने हैं। स्काल्प में बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि वेन और आर्टरी एक जैसी लगती है, तो उसके पहले पल्सेशन देखने, अगर पल्सेशन है मतलब वो आर्टरी है, उसको प्रिक नहीं करना है, समझे। आर्टरी को पिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड सप्लाई उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हो सकता है आगे चल के उसको वहां पे तकलीफ हो, है ना। तो आर्टरी को प्रिक नहीं करना है। तो ये भी स्काल्प का आपने ट्राई नहीं करना है। ये जो कंसल्टेंट रेगुलरली कैनुला डालते हैं, जिनको पता है ना, उनको ही डालना चाहिए। एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी यहाँ से जो रहती है उसमें भी आप कैनुला डाल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट शॉक में है, हमको कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तो हम यहाँ पे कैनुला डालते हैं, है ना। लेकिन ये इसके लिए इमरजेंसी के लिए ये देखना है, पर अगर वो भी नहीं दिख रही तो क्या करेंगे फिर, है ना। पेशेंट शॉक में है या फिर समझो उसको कन्वल्जन आ रहे हैं, उसके शुगर्स कम है और आप कैनुला ट्राई कर रहे हो, नहीं जा रहे, फिर क्या करेंगे। यहाँ की भी वेन नहीं दिख रही, कई की वेन नहीं दिख रही, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे इसमें हमको इंट्रोशियस नीडल डालनी है। इंट्रोशियस नीडल कहाँ डालते, ये यहाँ पे जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है उसके ऊपर आप लैटरली जाके, सॉरी मिडियली जाके आप उसमें डाल सकते हैं, है ना। तो बोन मैरो की नीडल भी डाल सकते हैं इमरजेंसी के लिए, बीटी सेट की नीडल भी इमरजेंसी के लिए डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैनुला नहीं मिल रहा करके आधे घंटे से आप कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर आपको 3 या 4 प्रिक में आपको अगर आईवी लाइन नहीं मिल रही और पेशेंट अगर शॉक में है या फिर इसको इमीडिएटली फ्लूइड देने की जरूरत है, तो ज्यादा अटेम्प्ट करने से अच्छा है आप इंट्रोशियस डाल के उसको पहले स्टेबल करो। एक बार उसका सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए तो फिर आपको वेन्स दिखने लगेगी, है ना। तो जो भी बच्चा शॉक में रहता है या फिर जो बहुत पेल है बच्चा, जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या फिर कोई बच्चे का ऐसे ही वेन नहीं दिखती, है ना, तो ऐसे इसमें आपको फील करके डालना पड़ता है। बहुत बार फील करके भी आप उसको कैनुला लगा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर बहुत सारे अटेम्प्ट हो रहे हो और कैनुला नहीं लग रहा है तो इंट्रोशियस करना है। आप न्यूबॉर्न में भी इंट्रोशियस डाल के उसको फ्लूइड दे सकते हैं। लगाने के बाद में क्या क्या दे सकते हैं आप, इसमें आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, इसमें मेडिसिन दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते, इसको अगर आप ग्लूकोज इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो 12.5% के ऊपर का डेक्सट्रोज जो है, 12.5% डेक्सट्रोज के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन पेरिफेरल लाइन से नहीं देना है। उसके लिए फिर आपको सेंट्रल लाइन लगती है, पीआईसीसी लाइन, या वो 12.5% तक के आप पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स है जो पेरिफेरली नहीं देने चाहिए, जैसे टीपीएन बोलते हैं हम, तो एक बार अमाइनोवेन दे भी सकते हैं, लेकिन लिपिड जो रहते हैं वो पेरिफेरल लाइन से नहीं देना चाहिए। फिर कुछ आइनोट्रॉप्स है जो पेरिफेरी से काम नहीं करते, जैसे नॉरएड्रेनालिन, आपका नॉरएड्रेनालिन पेरिफेरी से काम नहीं करता, उसके लिए सेंट्रल लाइन लगती है। तो ये चीजें आप नहीं दे सकते। लेकिन टाइम बीइंग के लिए, फ्लूइड देने के लिए, बाकी कोई डोपामिन जैसा आइनोट्रॉप आप पेरिफेरल लाइन से लगा सकते हैं, डोबुटामिन लगा सकते हैं, उसके लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेडिसिन यूज करने जो यहां से नहीं दे सकते, उसके लिए फिर आपको सेंट्रल लाइन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, समझे। तो आईवी लाइन लगाने से पहले कैसे करेंगे, फिर क्या करना है, सबसे पहले तो वो पार्ट अपने को सिलेक्ट करके रखना है कि कौन से इसमें आप डालने। अगर समझो ये वेन है और इसको आपने फिक्स नहीं किया, तो आप जैसे ही डालने जाओगे वेन यहां वहां मूव करेगी। तो जब प्रोमिनेंट करने के बाद उसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के बाद वेन फिक्स हो जाती, फिर वो हिलेगी नहीं, है ना। तो कभी भी कैनुला डालते वक्त ऐसे पकड़ने के बाद आपने देखा होगा मैं उसको फ्लेक्स कर देता हूं, है ना, रिस्ट को फ्लेक्स कर देता हूं, जिसके कारण से वेन फिक्स हो जाती है। अगर आपने स्ट्रेच नहीं किया और वेन को फिक्स नहीं किया तो जैसे ही आप प्रिक करोगे वो काउंटर हो जाएगी। वेन को फिक्स करना बहुत जरूरी है। बच्चे का हाथ कंफर्टेबल पोजीशन में चाहिए।
अगर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपने आड़ा टेढ़ा उसको पकड़ा है, तो वो मूव करने की कोशिश करेगा और उसके बाद आपका कैनुला नहीं लगेगा। पहले सबसे मेन चीज कैनुला डालने में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वेन फाइंड करना। उसमें थोड़ा समय दिया तो भी चलता, अगर पेशेंट स्टेबल है तो। सबसे पहले वेन आइडेंटिफाई करो तुमको कौन सी डालनी है, सच में वहां पे वेन है या नहीं, सर्च करो, हाथ में देख सकते हैं, पैर में देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में उसको फिक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोमिनेंट करो, फिक्स करो। फिक्स करना मतलब थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद फिक्स हो जाएगी। फिक्स करने के बाद में देखना है कि वो मूव तो नहीं हो रही, नहीं मूव हो रही, फिर उसको प्रिक लेना है। बच्चे की पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसको आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है। दूसरा, आपको भी कंफर्टेबल बैठना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं कंफर्टेबल ही बैठा हूं, अगर मैं ऐसा ऐसा लगाऊंगा तो मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं, बच्चा भी समझो अलग पोजीशन में है, तो वो हाथ पैर ज्यादा हिलाएगा, वेन हिलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे इसमें आपने कैनुला लगाने में मुश्किल जाएगी। तो बच्चे को कंफर्टेबल रखो, कोई उसके पैर पकड़ सकते हैं, पैर पकड़ने के लिए घुटनों से पकड़ना है ताकि वो पैर ना मारे। एक जन शोल्डर से दबा सकता है ना। तो जो आपको, या तो आप अकेले भी वेन को प्रोमिनेंट करके डाल सकते हो या फिर किसी की मदद लेनी है। किसी की मदद अगर लेनी है तो उसको आप शोल्डर ऐसे दबाने के लिए बोलेंगे, तो शोल्डर से इमोबिलाइज करना है उसको। तो वेन को प्रोमिनेंट करना है, फिक्स करना है, बच्चे को इमोबिलाइज करना है, तभी आपका कैनुला लगेगा। तो जैसे ही आपने इसको फिक्स करने के लिए बोला और वेन को प्रोमिनेंट करके देख लेना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो स्पिरिट का स्वैब लेना है ना, स्पिरिट या फिर क्लोरेक्सिडिन जो भी यूज कर रहे हैं, क्लीन करना है। क्लीन करते वक्त एक ही डायरेक्शन में क्लीन करना है, ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। क्लीन करना है, फिर हटाना, फिर क्लीन करना है, फिर क्लीन करना है। इस तरीके से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में वेन प्रोमिनेंट करने के बाद फिर से टच नहीं करना है। बहुत बार हम क्या करते, क्लीन कर लेते, उसके बाद में टच करके देखते वेन बराबर प्रोमिनेंट हुई कि नहीं। अगर आपने टच कर लिया, फिर से स्पिरिट स्वैब लो, फिर से क्लीन करो, ठीक। फिर उसको करने के बाद में आपको कैनुला डालना है। एक स्टेराइल गॉज लेना है, उसके ऊपर सारी चीजें पहले से ही रखने हैं, ठीक है। तो जो भी स्टिकिंग विकिंग जो भी लेना है, उसके बाद में ये कैनुला का ये पीछे का जो स्टॉपर है ये हटाना है, ठीक है। क्यों हटाना है? क्योंकि जब आप कैनुला लगा दोगे तो इसको आपको रिकैप करने के लिए आसानी जाएगी, तो इसको यहां पे रखना है। इसके पीछे ये ट्रांसपेरेंट चेंबर है, इसको हटाना है क्या? नहीं। इसको क्यों नहीं हटाना? अदरवाइज यहां से जो ब्लड आएगा वो आपके हाथ पे आ जाएगा। अगर आप इसको लगा के रखते हो तो ब्लड इसमें आएगा, आपको दिखेगा कि ब्लड आ रहा है, लेकिन वो आपके हाथ पे नहीं है। ये इस तरीके से आता है। ये आने के बाद इसको आपको ओपन करना है, ओपन करके इसको इस तरीके से होल्ड करना है। अब ये होल्ड करते वक्त जब आप वेन के अंदर इंसर्ट करोगे तो एक गिव अवे का सेंसेशन आएगा, मतलब जो स्किन का रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा था वो एकदम से ऐसा लगेगा कि रिलीज हो गया, मतलब आप वेन में हो। दूसरा क्या है, यहां पे ब्लड दिखेगा आपको, ये कैनुला के अंदर से ब्लड आके ये चेंबर में आपको ब्लड दिखेगा, वहां पे रुक जाना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जब वेन प्रिक हो जाती है उसके बाद भी थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाओ और फिर बाद में निकालू करके कैनुला, वैसा नहीं करना है। जैसे ही आपने प्रिक कर लिया और ब्लड दिखा आपको रुक जाना है। और रुकने के बाद ये पोर्शन को थोड़ा सा पीछे करना है। जब आप पीछे करते हो तो ये जो शार्प एंड है अंदर के ट्रोकार का वो पीछे ले लेना है। तो अभी आपका कैनुला का ब्लंट एंड आगे है, तो उसके बाद में आपको इसके इस तरीके से आगे बढ़ाना है, समझे। अगर आपने ये एंड के साथ में आगे बढ़ाया तो वो वेन के दूसरे वॉल से बाहर हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। एक बार काउंटर हो गया कि वहां पे फिर ग्रीनिश डिस्कलरेशन आ जाता है, वेन थ्रोम्बोस हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है और फिर बाद में वो कैनुला नहीं लगता। तो जैसे ही आपने प्रिक किया, गिव अवे का सेंसेशन आया, यहाँ पे ब्लड दिखा, रुक जाना है, थोड़ा सा इसको पीछे लेके ये अंदर के शार्प ट्रोकार को पीछे लेके इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है। तब ये इसको जब बढ़ाओगे तब इसमें ब्लड आना दिखेगा, इसके अंदर भी ब्लड दिखेगा। अगर कई बार क्या होता है कि काउंटर हो जाता, इधर से प्रिक किया और उधर से वॉल से बाहर आ गया, तो ऐसे इसमें फिर इसको बाहर निकालने के बाद में थोड़ा पीछे करना है। पीछे करने के बाद जहां पे फ्लो आया वहां से इसको ऊपर आगे बढ़ाना है, ठीक। तो ऐसा बहुत बार होता है कि काउंटर हो जाती है, लेकिन थोड़ा पीछे खींच के आप इसको कर सकते हैं। फ्लो चेक करना है, अगर वो वेन में है तो फ्लो आता रहेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ ये वेन में है। वेन में जाने के बाद में आपको इसको फ्लश करना है, फ्लश करके इसको फिक्स करना है। फ्लश करने के बाद इसको स्टॉपर लगाइए और फिर इसको फिक्स कर दीजिए। हमको डाउट है कि वेन में नहीं है तो डिस्टिल वाटर से फ्लश नहीं करना है ना,
क्योंकि अगर वो सबक्यूटेनियस स्पेस में है और आपने डिस्टिल वाटर से फ्लश किया तो पेशेंट को दर्द होता है, डिस्टिल वाटर इरिटेंट होता है। तो जहां तक पॉसिबल हो कैनुला के लिए नॉर्मल सलाइन लीजिए, डिस्टिल वाटर मत लीजिए, ठीक है। और फ्लश करने के बाद बहुत बार क्या होता है, उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे एक जगह बन जाती है और हमको फॉल्सली लगता है कि अच्छे से जा रहा है। तो कंफर्मेशन के लिए बैक फ्लो होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी बैक फ्लो है मतलब आपका कैनुला वेन में है। अदरवाइज सबक्यूटेनियस स्पेस में भी आपकी सलाइन जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैनुला सबक्यूटेनियस स्पेस में रहता है और सलाइन अच्छे से टपकता है तो ऐसा लगता है कि ठीक से जा रहा है, लेकिन वो सबक्यूटेनियस प्लेस में रहता है। कुछ देर के बाद देखोगे तो स्वेलिंग आगे रहती है ना। तो कैनुला लगाने के बाद में उसको ऑब्जर्व करना है कहीं उस पर स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही। अब फिक्स कैसे करने का, फिक्स करने के बाद इसको रखने के बाद आप मोस्टली अगर पॉसिबल है तो न्यूबॉर्न में ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज करना है। क्यों? ताकि कहीं पे कुछ एक्स्ट्रावर्सेशन हो जाए तो आप देख सको। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अंदर में बहुत बार ब्लीड हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है और किसी को पता नहीं चलता, या फिर सेल्यूलाइटिस के चेंजेस आ जाते है ना, फ्लेबाइटिस के चेंजेस आ जाते। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगना। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो स्किन फ्रेंडली दूसरा स्टिकिंग, अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या आपके यूनिट में कोई यूज नहीं कर रहा तो ये Z+ जैसा जो स्किन फ्रेंडली है ये है वो यूज करना है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को इससे रैशेस भी आते हैं, तो स्किन फ्रेंडली स्टिकिंग बच्चे के लिए यूज करना है। अब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कैनुला डालने के? जैसे मैंने बताया कि वो आउट हो सकता है, एक्स्ट्रावर्सेशन हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, कभी कभी गलती से आर्टरी ब्रेक हो सकती है, कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है, हाथ सूज सकता है। कैनुला डालते वक्त ऐसी जगह पे डालो जहां पे मूवमेंट आप कम कर सके। जैसे अगर मैंने रेस्ट के ये हिस्से में डाला है ना, जैसे यानी यहाँ पे डॉर्सम ऑफ हैंड से यहां से डाला तो यहां तक के पहुंचेगा, तो इसको मैं फिक्स कर पाऊंगा। अगर मैंने कैनुला यहां से डाला और वो इस तरीके से रहा आधा रेस्ट को क्रॉस करके, तो मूवमेंट के साथ में आउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए कोशिश करो कि उसको इस तरीके से आप इतना ही डालो और यहाँ पे फिक्स करो उसको, ठीक है। उसके बाद में इसको स्प्लिंट से फिक्स किया जा सकता है। तो एक सॉफ्ट स्प्लिंट आपको लेना है, हार्ड नहीं। हार्ड लिया तो बहुत बार स्प्लिंट के कारण भी प्रेशर हो जाता है। अगर टाइटली अगर बांध दे उसको तो उस प्रेशर से ये हो जाता है। तो उसको इस तरीके से लगा के आप उसको माइक्रोपोर से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स नहीं करना, इस तरह से फिक्स करोगे तो कोई उपयोग ही नहीं है उसका, क्योंकि रिस्ट पे मूवमेंट चलती रहेगी, है ना। तो आपको इस तरीके से फिक्स करना है कि रिस्ट की मूवमेंट ना हो। वैसे ही एल्बो में इस तरीके से फिक्स करना है कि एल्बो की मूवमेंट ना हो। अगर आप इस तरीके से फिक्स कर रहे हो तो उसको फिक्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेन तो ऊपर है। तो जब स्प्लिंट लगाते हैं तो अक्रॉस द जॉइंट लगाना है ताकि जॉइंट पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो। तो कुछ आप इस तरीके की यूज कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में देके आप बच्चे को फिक्स कर सकते हैं। बहुत बार कैसे रिस्ट पे लगने के बाद एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे ही फ्लूइड जाता है। अगर वो एंगल दो ऐसा तो फ्लूइड जाता है, अदरवाइज फ्लूइड ही नहीं जाता। तो आप इसको ऐसे फिक्स करके इसको ऐसे स्प्लिंट करके ऐसे रख सकते हैं। तो बच्चे का हाथ ऐसा ना रहते हुए इस तरीके से रहेगा तो फ्लूइड अच्छे से जा सकेगा। तो इस तरीके से मोल्डेबल जो स्प्लिंट है इसको आप यूज कर सकते हो। वेन को जब आप प्रोमिनेंट करते हो तो पूरा हैंड इनसर्कल करना है, पूरा लिम्ब को इनसर्कल करना है, जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया, नीचे से भी सपोर्ट दिया और आगे से भी इसको सर्कल किया, पूरा सर्कल किया। बहुत जोर से नहीं दबाना है। अगर बहुत जोर से आपने दबाया तो आर्टरी कॉम्प्रेस हो जाएगी। अगर आर्टरी कॉम्प्रेस हो गई तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। इनफ देना है कि वेन प्रोमिनेंट हो लेकिन आर्टरी कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। जब दो लोग हैं तो एक जन यहाँ पे पकड़ सकता है इस तरीके से और दूसरा आदमी कैनुला डाल सकता है। अगर आप अकेले हो तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, है ना। जैसे यहाँ पे अगर डालना है तो मैं इस तरीके करके ये हैंड से इसको स्टेबल करता हूँ नीचे से ऐसे और फिर कैनुला अटेम्प्ट करता हूँ। अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस तो कोई एक यहाँ पे पकड़ सकता है और आप इस तरीके से पकड़ के कैनुला डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पकड़ना भी एक आर्ट है। अगर ये ढंग से नहीं पकड़ा तो कैनुला नहीं डाल सकते। अगर कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर आपने ढंग से पकड़ा नहीं है तो वो नहीं डाल सकते। बच्चे का आपने हैंड ओवर लिया है, उसको कैनुला है, तो सबसे पहले तो आते बराबर ये चीज देखना है कि कैनुला पेटेंट है या नहीं, तभी देखना हैंड ओवर लेते वक्त। ऐसा नहीं कि बाकी सारे काम कर दिए, पेपर काम कर लिए और बाद में जाके कैनुला देखा, पता चला वो आउट हो गया और थोड़ा सा एक्स्ट्रावर्सेस हो गया। जब भी आप हैंड ओवर लेते हैं तभी आपको कैनुला देखना है पेटेंट है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, राउंड में बीच बीच में उसको देखते रहना है यहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं आई है, फ्लेबाइटिस तो नहीं हुआ है ना, सेलुलाइटिस के जैसे चेंजेस तो नहीं दिख रहे। खास करके जो पेशेंट को फेनिटोइन चल रहा हो या फिर मैनिटॉल चल रहा हो या फिर कभी कभी कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक भी इरिटेंट करता है, जैसे क्लॉक्सासिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, अगर वो चल रहा है तो ये आईवी लाइन एक्स्ट्रावर्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
तो ऐसे इसमें आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखना है कि आईवी लाइन आउट तो नहीं हुआ है कहीं। अगर आपको डाउट है तो बहुत ज्यादा फ्लश नहीं करना है, छोटी सिरिंज यूज करना। हमने देखा था पीआईसीसी लाइन में हम बड़ी सिरिंज यूज कर रहे हैं, 10 ml की यूज करने के लिए बोला था। कैनुला केस में आपको छोटी सिरिंज यूज करनी, खासकर इन्फेंट केस में 1 ml या 2 ml की सिरिंज आपको यूज करनी है। 10 ml की सिरिंज से फ्लश करने की कोशिश नहीं करना। आपने इतनी मेहनत से कैनुला लगाया, वो आउट हो जाएगा, है ना। दूसरा, अगर आप कैनुला डाल के सैंपल ले रहे हो तो तुरंत सबसे पहला सैंपल कौन सा लेना है? कल्चर। अगर आप ले रहे हो तो पहले कल्चर लेना है ना, क्योंकि वो स्टेराइल है कैनुला। अगर समझो कैनुला आउट हो गया तो आइडियली उसको फ्लश नहीं करना चाहिए, दूसरा कैनुला लेना चाहिए अगर आप ना लगाते वक्त उसको अगर आउट हो गया, क्योंकि उसका टिप ब्लंट हो जाता बाद में। तो आइडियली आपने दूसरा कैनुला यूज करना चाहिए। पर बहुत बार एक हाथ बच्चे को कभी कभी बहुत ज्यादा कैनुला यूज हो जाते हैं, तो हम हर बार यूज नया नहीं कर सकते। तो अगर एक प्रिक के बाद में आपने उसको फ्लश किया है तो उसके कल्चर नहीं लेना है, फिर आप सेपरेट प्रिक लेके, नीडल से प्रिक लेके कल्चर अलग से कलेक्ट करो उसका। और उसके बाद में ईडीटीए या हिपेरिन जो लेना है आपको वो लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाद में लोगे तो ब्लड क्लॉट होने लगेगा। और जो आपको ईडीटीए क्यों डालते हैं? ईडीटीए ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। अगर आपने पहले प्लेन ले लिया तो ईडीटीए कलेक्ट करते वक्त उसमें 1-2 क्लॉट गिर जाएंगे, और आपको अगर सीबीसी करना है तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ब्लड कल्चर लेना, बाद में ईडीटीए या फिर जो भी जिसमें एंटीकोएगुलेंट है ना, पीटीआईएनआर है या फिर सीबीसी है या फिर हिपेरिन है, वो पहले लेने हैं, बाद में प्लेन लेना है। क्योंकि प्लेन में 1-2 क्लॉट भी गिरे तो भी आगे चल के उसको क्लॉट ही होना है, अपने को सीरम चाहिए। कैनुला डालने के बाद यहाँ पे सरकमफेरेंस भी लेके रखते हैं लोग। जैसे यहाँ पे कैनुला डाला है तो यहाँ का सरकमफेरेंस लेके रख लो। अगर वो बढ़ रहा है मतलब तुम्हारा आईवी एक्स्ट्रावासेस हो रहा है ना, फ्लूइड जो है वो स्किन में जा रहा है, तो ऐसे इसमें वो कैनुला हटा देना कभी भी बेहतर रहेगा। या फिर लिम को थोड़ा सा एलिवेट करके फिर से ऑब्जर्व करो। तो जो डिफिकल्ट कैनुले रहते हैं उसको एक बार पूछ लेना। अगर आप अपने लेवल पे नहीं निकालना चाहते, बड़े मुश्किल से कैनुला लगा है, तो ऐसे इसमें कंसल्टेंट को दिखा देना कि सर ये थोड़ा सा सरकमफेरेंस इसका बड़ा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, आप एक बार देख लो, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कैनुला नहीं मिल रहा, आईवी लाइन सेंट्रल लाइन अरेंज नहीं हुई है, एक ही कैनुला पे सब चल रहा है और हमने वो भी निकाल दिया। तो अगर कोई ऐसा कैनुला है जो बहुत मुश्किल से लगा है और बच्चा सिक है तो कंसल्टेंट का ओपिनियन लेना है निकालने के पहले।